अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे देश भर में एनआईए ने एक साथ पीएफआई के दफ्तरों पर, आकाओं पर रेड कर दी और पीएफआई को बैन किया गया। एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सरकार के पास यूएपीए के तहत किसी संगठन को आतंकी संगठन भी घोषित करने का अब अधिकार होता है। यूएपीए की धारा 35A के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन के आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उसे आतंकी संगठन घोषित कर सकती है। कोई भी संगठन जो आतंकी वारदात में शामिल हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या लोगों के आतंकवाद के लिए लोगों को उकसाता हो, उसे प्रतिबंधित किया जाता है। पीएफआई इसी के तहत प्रतिबंधित किया गया है। जी हाँ, आज से देश भर के 23 राज्यों में पीएफआई के दफ्तरों पर प्रतिबंध की सील लग चुकी है। आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में पीएफआई के दफ्तरों से लेकर पीएफआई के आकाओं पर कैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, विस्तार 23 राज्यों तक, दावा सोशल वर्क, सच आतंक फैलाना, दंगे भड़काना, हत्या करवाना। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा है, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। एक सक्षम सरकार देश में है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था सारी ठीक रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी हां, पीएफआई 16 साल तक देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा और आखिर में उसका जो अंजाम होता है वो आज देश के सामने है। टीम मोदी ने लगा दिया है पीएफआई पर प्रतिबंध। आज हम आपको देश के गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चले सबसे बड़े और सीक्रेट मिशन की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। मंगलवार यानी 27 सितंबर तड़के लगभग 3 बजे थे। दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली में शाहीन बाग और निजामुद्दीन समेत 6 जिलों में रेड मारते हैं और पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लेते हैं। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाता है और जामिया नगर में 2 महीने तक धारा 144 लागू कर दी जाती है। जामिया यूनिवर्सिटी एक सर्कुलर जारी करके छात्रों से गैदरिंग ना करने को कहती है क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी की आशंका यही थी। और अगले दिन यानी 28 सितंबर की सुबह ऐलान कर दिया जाता है कि गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। लेकिन पीएफआई बैन करना कोई ऐसा काम नहीं था कि ऑर्डर दिया और हो गया। तो सुनिए कैसे पीएफआई पर गृह मंत्रालय की टीम ने राज्य दर राज्य शिकंजा कसा। उत्तर प्रदेश से पीएफआई के 44 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से पीएफआई के लोग गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र से पीएफआई के 43 लोग गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक से पीएफआई के 72 लोग गिरफ्तार किए गए। असम से पीएफआई के 20 लोग गिरफ्तार किए गए। गुजरात से पीएफआई के 15 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश से पीएफआई के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। कुल मिलाकर एनआईए देश भर में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार करती है और 250 लोगों को हिरासत में लेती है। देश में किसी भी प्रकार की असहिष्णुता, अराजकता, आतंकवाद, ये सब बंद करने के लिए ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर बैन तुरंत ही लगाना चाहिए और जो कदम हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने उठाया है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।
पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, वो ये कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को आशंका थी कि अगर एक साथ पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर एक्शन नहीं हुआ तो कोई ना कोई सिर जरूर उठाएगा। एनआईए का एक मकसद और था, वो ये कि अगर पीएफआई के आकाओं को दबोच लिया तो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज की तारीख में पीएफआई की पूरी टेरर टीम शिकंजे में है। OMA सलाम चेयरमैन पीएफआई, EM अब्दुल रहमान वाइस चेयरमैन पीएफआई, अनीस अहमद जनरल सेक्रेटरी पीएफआई, नसरुद्दीन अलामराम सेक्रेटरी पीएफआई, अफसर पाशा सेक्रेटरी पीएफआई, मोहम्मद शफीक सेक्रेटरी पीएफआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जो देश को तोड़ने की साजिश बना रही है, जिनके पास से सारे ऐसे सबूत मिले हैं, उस पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित किया है। सारा देश, सारे देशभक्त भारतवासी नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के शुद्धिकरण के अभियान में प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। जैसे ही देश भर में पीएफआई के हेडक्वार्टर्स और उसके आकाओं पर छापेमारी पूरी हुई, 28 सितंबर को तड़के पीएफआई पर बैन की अधिसूचना पब्लिश कर दी जाती है। अब बैन के बाद पीएफआई के दफ्तरों से उसकी होर्डिंग्स, पोस्टरों को उतरवाना शुरू हो जाता है। हम सरकार ने जो फैसला किया है, ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ, ऐसी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ, ऐसी ताकतें जो ताकतें की हमारे देश में, हिंदुस्तान में आतंकवादी ताकतों की परछाई या प्रॉक्सी के तौर से लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी, ये देश की सुरक्षा में और देश के हित में बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है। पीएफआई तो बैन हो गया, लेकिन बैन के बाद क्या नियम है वो भी आपको बता दे। एजेंसियां पीएफआई और उसके नेताओं की संपत्तियों को जब्त भी कर सकती है। पीएफआई के खातों में जमा रकम फ्रीज हो सकती है। 2016 में जब केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित किया था, तब नाइक के बैंक अकाउंट और अचल संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया था। बैन लगने के बाद अगर कोई पीएफआई का सदस्य बनता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। मामला गंभीर हो तो दोषी को आजीवन कारावास और यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में मौत की सजा भी दी जा सकती है। मोदी सरकार ने पीएफआई का खेल खत्म कर दिया है। अब अगर किसी का भी पीएफआई से लिंक मिला तो उसकी खैर नहीं। आज तक ब्यूरो।